A very good afternoon, everyone. Nikita, you've raised your hand. You want to say something? यस मैम। गुड आफ्टरनून मैम। एक्चुअली आई वांट टू नो कि जो हमें असाइनमेंट्स बनाना है और जो एलएमएस पोर्टल पे जो भी डेटा अवेलेबल है फॉर आवर स्टडीज, हम उसमें से बना सकते हैं या हमें वो भी कहीं और से रिसर्च करके बनाना है? मतलब आई डेंट गेट यू द असाइनमेंट्स आर फ्रॉम कैन बी फ्रॉम जो आपके पास CFN का जो स्टडी मटेरियल है आपके पास। हाँ, हम उसमें से बना सकते हैं ना, उसमें से कुछ कॉपी करके या उसी में से नोट अब डाउन बिल्कुल करके। सी इट हैज़ टू मेक सेंस द आंसर शुड बी कंप्लीट एंड कॉन्क्रीट। ठीक है, आई एम टेलिंग यू कभी कभार असाइनमेंट्स में ऐसे भी होते हैं, हम देखते हैं स्टूडेंट्स they just copy blindly, so as you must have seen in unit 2 as it is आंसर मिलते हैं। तो वो नहीं सब नहीं, ऐसा वो नहीं सब करना, बट नहीं हो। एंड हाँ हाँ। ऑब्वियसली इफ देयर एनी अदर, अगर आपको कोई अपडेटेड इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्स, ठीक है, ये नहीं कि ठीक ऐसे है। सिर्फ गूगल फ्रॉम प्रॉपर रिसर्च पेपर से, अगर ऐसा कुछ है यू कैन ऑलवेज सप्लीमेंट इट, बट यस यू हैव द स्टडी मटेरियल बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, यू कैन यूज दैट। व्हाई ठीक है। नॉट? एंड वन मोर थिंग मैम, एग्जाम का और जाना था कि ये जून में ही होंगे या मे बी जून और जुलाई में होंगे? आई थिंक जून में होता है, बट फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ऑल विल बी अवेलेबल टू यू ऑन योर पोर्टल। तो But I एडमिनिस्ट्रेटिव, want to know only tentative date, not exact date. मतलब it may आई एम be नॉट अवेयर June. ऑफ दैट ऑनेस्टली राइट Okay, नाउ, क्योंकि मैंने देखा भी नहीं है, एंड आई डोंट वांट टू गिव यू एनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। okay, okay. No राइट, more, सो इट्स ma'am. बेटर Thank you इफ यू so much. सी इट ऑनलाइन, तो वो बेटर होगा। जो डेट्स वहाँ दी हुई है मैंने अभी देखी नहीं है, बट ठीक यूजुअली है। जून में होते हैं, दैट्स व्हाट आई एम अवेयर ऑफ। One more doubt Okay, ma'am. is what is the last date for the submission of the assignments? वॉट एवर इज गिवन इन योर असाइनमेंट, उसमें आप देखो लास्ट डेट दी हुई है सबमिशन की, यू गो बाय दैट। April 30th or May 30th? आपकी असाइनमेंट में क्या दिया हुआ? आई थिंक May 30th दिया हुआ, अदरवाइज यू कैन सेंड एन ईमेल टू योर RC एंड दे कैन मे बी कन्फर्म। नॉर्मली वी गो बाय जो आपके उसमें दिया होता है। सो फॉर दीज जो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेरीज है, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कॉन्टैक्ट योर रीजनल सेंटर, दे विल एबल टू गाइड यू बेटर। एनीथिंग रिलेटेड टू द कंटेंट मैटर, एनी क्वेश्चन असाइनमेंट का या कुछ, दैट I'll be more than happy to help you. Okay, Okay, thank you. most welcome. Fine. So I'll just share my screen. Anyways, you also, all of you have the content with you. I think we were on CFN, the second block. Just give me a moment. I shall just share my screen. Okay, so in the last class, as far as I remember, we had done the cooking and the pre-cooking methods. राइट, हम फूड सेफ्टी के बारे में बात कर रहे थे। All this, just a second. Yeah, all these moist heat, dry heat, and all was already has already been discussed. सबके इन सबके इफेक्ट क्या होते हैं? What is the effect of dry heat? What is the effect of moist heat methods on retention of nutrients, texture of food? सारे प्री कुकिंग मेथड्स जो होते हैं, प्री जिनको हम प्रेपरेशन मेथड्स भी कहते हैं, right? We had discussed that, and we had also, as far as I remember, हमने ये जो पर्सनल हाइजीन है, हाउ फूड कैन स्प्रेड थ्रू वाटर, यूटेंसिल्स, फूड हैंडलर्स, हमने ये सारा ये I had discussed, I had spoken about it in the last class. So what is now, this is an important topic, that how do we preserve food and different ways of preserving food, and if that preservative method has any effect on the food, right? So
ऑन द बेसिस ऑफ द शेल्फ लाइफ, कितना फूड आइटम कितना लंबा चल सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ द पेरिशेबिलिटी। तो वी क्लासिफाई फूड्स इनटू 3 कैटेगरीज। हमारा फर्स्ट कैटेगरी हमारी होती है नॉन पेरिशेबल, जो सबसे ज़्यादा लंबा चले, जो इतनी जल्दी ख़राब ना हो, जैसे हमारे सीरियल्स हो गए, आटा हो गया, दाल हो गई। ये काफ़ी लंबे टाइम तक हम इनको स्टोर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ऑब्वियसली ड्राई कंडीशंस में स्टोर करें, ये नहीं कि गीले डब्बे में या गीली जगह में। तो ऑब्वियसली दैट विल अफेक्ट इट्स शेल्फ लाइफ। फिर होता है हमारा पेरिशेबल। पेरिशेबल वो होते हैं जो ज़्यादा देर ना रख सके, 1 या 2 दिन मैक्सिमम यूजुअली चलते हैं, जैसे हमारा जितना भी मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, एग, मीट, फिश, पोल्ट्री। सो बेसिकली इसमें हमारे एनिमल फूड्स आते हैं। एंड देन इन दोनों के बीच की एक कैटेगरी होती है जिसे हम सेमी पेरिशेबल कहते हैं, जो यूजुअली ऑब्वियसली वी कैन कीप इट फॉर मोर देन अ वीक, more than 1 or 2 days, for about a week or a month, राइट। जैसे आपके बिस्किट्स, पटेटोज, अनियंस, ये थोड़े लंबे चलते हैं, योर फ्लावर एंड ऑल। बट आपके अगर साबुत दालें और ये सब है, ये उससे भी ज़्यादा चलती है। दे कैन गिवन, यू कैन स्टोर इट फॉर अ मंथ और मे बी मोर देन अ मंथ, तो इसलिए वो नॉन पेरिशेबल में आ जाते हैं। ठीक है, सो दिस क्लासिफिकेशन वन शुड नो। एंड ऑब्वियसली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फूड प्रिजर्वेशन इट सेल्फ इज़ अ बिग इंडस्ट्री। एंड फूड प्रिजर्वेशन के कुछ फ़ायदे भी हैं, क्यों फूड प्रिजर्वेशन होनी चाहिए और क्या क्यों फूड प्रिजर्वेशन करते हैं। ऑब्वियसली उससे वैरायटी मिलती है। इसमें क्लासिक एग्जांपल दैट वी कैन गिव इज ऑफ अ पिकल। अब आपको आंवला आप एज इट इज़ भी खा सकते हो, लेकिन अगर वैरायटी ऐड करनी है तो आप आंवले का अचार भी बना सकते हो। यू कैन इवन नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ पिकल, यू कैन ऑल्सो स्टोर इट एज अ चटनी, राइट। You can also store it, in the form of like your murabbas and all. So you get fruits, vegetables, in raw form as well as प्रिजर्वेशन से आपको डिफरेंट फॉर्म्स में मिल सकती है। जैसे अब पटेटो है, पटेटो आलू एज इट इज़ मिलता है, पटेटो फ्रेंच फ्राइज के फॉर्म में भी मिलता है, एंड पटेटोज यू इवन गेट एज योर पटेटो फ्लावर भी मिलता है, राइट। अंतरा, दिस इज योर ब्लॉक 2 दैट वी आर डूइंग। लास्ट क्लास में हमने ये जिसमें आपका कटिंग मेथड्स और ये सारा है, वो सब हमने कवर कर लिया था। लेट मी जस्ट शेयर द यूनिट कि आपने पूछा है चैट बॉक्स में। दिस आई थिंक ये लास्ट यूनिट है आपका, ये वाला। अच्छा, ये सेकंड लास्ट है आपका, जो फूड प्रिजर्वेशन वाला। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, दिस इज योर यूनिट 10 बिकॉज आई गो बाय द टॉपिक, सो मुझे टॉपिक वाइज याद है। This is your unit 10, where we're talking about different methods and the ways of preserving food. Okay. So, yes, food is preserved to add variety. Food is also, it can be, preserved so that it can be transported from one place to another. अब अगर आप, बहुत बार एक्सपोर्ट भी होती है खाने की चीज़ें, एंड एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी। अब अगर आप सिर्फ आलू सेंड कर रहे हो, but on the other hand, that same potato, like I said, it can be packed in the form of these packed French fries, or your vegetables can be raw. Otherwise, they can also be made in the form of pickle, and then उनकी shelf life बढ़ जाती है और वो long distance वो भेज सकते हो. So they can also reach places where they are not grown. आपको वेजिटेबल्स, आपको डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स मिलती है, आपको मटर मिलते हैं। आप कहीं जहाँ मटर फ्रेश अवेलेबल ना हो तो पैक्ड फॉर्म में जो आपको मिलते हैं फ्रोजन, दैट इज ऑल्सो वे ऑफ प्रिजर्विंग देम, राइट। सो ऐसे दे कैन, द फूड कैन बी मेड रेडिली अवेलेबल। ट्रांसपोर्टेशन भी ईजी होता है। मैं अब इतने सारे अगर मटर भेज रही हूँ और वही मैं छिले हुए मटर फ्रोजन फॉर्म में भेज रही हूँ, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। मैं पिकल फॉर्म में वेजिटेबल्स दे रही हूँ, तो ऑब्वियसली इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट, राइट। कम जगह भी लेगा, इट कैन बी पैक्ड इन बॉटल्स. So these are some of the advantages या reasons why food is being preserved. Obviously अब अगर food अगर बहुत ज़्यादा है, जैसे for example टमेटो, जैसे लास्ट टाइम हमने ब्लांचिंग की बात करी थी कि टमाटर आप ज़्यादा स्टोर कर सकते हो, राइट, अगर ज़्यादा टाइम के लिए, बाय ब्लांचिंग देम, राइट, ब्लांचिंग देम, मेकिंग अ प्यूरी एंड देन यू फ्रीज देम. सो लॉट ऑफ टाइम पीपल मेक इट इनटू अ सॉस, लाइक या तड़का लगा के आपने बना के आपने फ्रीज कर दिया.
So preserve freezing is a way of preserving food, right? So that ways it can be preserved for a longer period of time. Okay. And yes, पहले wars और इन सब में भी जब preserved food can be used, so it is basically it has the convenience of transportation, right? Convenience of longer shelf life. तो आप किसी भी आप adverse conditions में भी use कर सकते हो फिर food को. Now when we this I had already explained, but again I'll just briefly explain this. Last time मैंने इतना ये topic explain किया था कि जब हम food spoilage की बात करते हैं, जो खाना हमारा स्पॉइल होता है, मेनली तीन फैक्टर्स होते हैं. जितने भी हमारे नॉन पेरिशेबल फूड आइटम्स है, राइट, वो ज़्यादातर जो ड्राई कंडीशंस में स्टोर करते हैं वो ज़्यादातर ख़राब होते हैं. हमारे फ्लाइज, एंड्स, इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, माइस, उन सब चीज़ों से, जो ना ही दे ईट अप द ग्रेन्स बट ऑल्सो दे लीव they leave their excreta, their feces in the food itself, so that can also carry microorganisms. दूसरा, जो फूड के सरफेस पे एक्ट करते हैं वो माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं, पैथोजन, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो ज़्यादातर आउटर कवरिंग पे मोस्टली इफेक्ट करते हैं. एंड इफ द कवरिंग इज ब्रोकन देन दे एंटर इनसाइड द फूड. नॉर्मली जो अंदर से फूड के ज़्यादातर काम करते हैं वो उनके एंजाइम्स होते हैं, क्योंकि नेचुरली एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन फूड. बट अगर ये एंजाइम की एक्टिविटीज कुछ टाइम से अगर ज़्यादा, लाइक आई गिव यू एन एग्जांपल लास्ट टाइम वाज ऑफ अ बनाना, क्योंकि फॉर दैट मैटर एनी फ्रूट इफ़ यू कीप आउटसाइड, अगर वो पहले कच्चा होता है तो वो 1 या 2 दिन बाद राइप हो जाता है, पक जाता है, और उसके बाद बाहर रखोगे तो वो ओवर राइप हो जाता है, एक्स्ट्रा पक के बिल्कुल गल जाता है, right? So that is because of the enzymes that are present inside the food. And if it is kept for a longer period of time, वो पूरा fully ripe हो गया है, तो उसके बाद decomposition गलने शुरू हो जाता है, which leads to undesirable taste, flavor and smell. So these are the 3 factors or 3 causes of food spoilage. Now before I start off with ways to preserve food, now I would like all of you to just remember 3 things, so that will be easier to to understand preservation. See, जितने भी हमारे microorganisms ये होते हैं, what do they require? They require 3 main conditions. Obviously 3 से ज़्यादा होती है, but 3 main जो होती हैं वो है, they require warmth, right, a nice room temperature they require free water, right, and they require air, that is oxygen. अब कहीं भी मैं इनमें से तीनों में से किसी भी एक कंडीशन या एक चीज़ को कट कर दूंगी या नहीं प्रोवाइड करूंगी, सो दैट विल affect the growth of microorganisms. Okay. So तो इन 3 चीज़ों को याद करके, now when we will go through these methods of preservation, so it will be easier to understand कि किस method में हम किस चीज़ का supply रोक रहे हैं. Like firstly हमारा ये cold storage, freezing, refrigeration, now we all know what it is, right? Freezing, we all know freezing में normally हमारा जो freezing point of water 0 degree Celsius होता है. So the freezer temperature is obviously less than that. That is how ice is formed, right? Refrigeration is normal. हमारा जो fridge होता है उसका temperature around 4 degrees के is the optimum that is said. And cold storage are obviously the big storage condition जिनका 4 से थोड़ा ऊपर होता है. They are otherwise cool. Okay, but in these cold storage conditions they are used commercially, and but you have to maintain the humidity and all, ठीक है, so that मॉइस्चर नहीं हो. अब इन सब कंडीशंस में अगर आप देखो तो आप क्या कर रहे हो, हम क्या कर रहे हैं, हम टेम्परेचर, जैसे मैंने बताया था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या एंजाइम्स को, इनको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है काम करने के लिए. अब यहाँ व्हाट आर वी डूइंग, वी आर रिड्यूसिंग द टेम्परेचर, so that is why we are reducing the activity of the microorganisms. Okay, and specifically in freezing, if I talk about, see, we all know कौन सी सब्जियां कौन से खाने फ्रीज कर सकते हैं, रेफ्रिजरेट कर सकते हैं. सो आई एम नॉट रियली फोकसिंग टू मच ऑन दैट because this we all know from our daily experiences, but I'm just trying to explain the scientific reason how these ways, these preservative techniques, they help. And specifically अब freezing में क्या कर रहे हैं, freezing में what is happening is the the free water we are converting it into ice,
right? So that ways, there is not much available free water inside the food. So that is how the growth of the bacteria and the enzymes that is restricted. और वैसे भी many a times when the food is frozen, freezing से पहले हम उसको ब्लांचिंग भी करते हैं. एंड लास्ट टाइम मैंने ब्लांचिंग का समझाया था कि ब्लांचिंग से क्या होता है, आपकी एंजाइम्स भी इनएक्टिव हो जाते हैं. सो इन अ वे व्हाट यू डूइंग, यू आर इनएक्टिवेटिंग द एंजाइम्स, दे आर नॉट एक्टिव. और दूसरी चीज़, आप फ्री वाटर अवेलेबिलिटी भी कम कर रहे हो, तो इसलिए आपका माइक्रोब ग्रोथ भी कम हो जाएगा. ठीक है. एंड यस, दिस इज कॉमनली सेड दैट यू शुड नॉट. थॉइंग क्या होता है, जब खाना बिल्कुल किसी कुछ चीज़ को आप फ्रीज़र में रख दो, उसके बाद बाहर निकाल के हम उसका बर्फ़ जम जाती है तो उस आइस को मेल्ट करते हैं ना, सो दैट द आइस गेट्स कन्वर्टेड टू वाटर अगेन. वी जस्ट कीप दैट फूड आउटसाइड. सो दैट इज़ बेसिकली थॉइंग. एंड वी शुड नेवर, अगर एक बार फूड को थॉ कर लिया तो उसके बाद वापस फ्रीज करोगे, वापस निकालोगे, तो वो नहीं करना चाहिए है, क्योंकि उससे खाने का जो टेक्सचर होता है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है. वैसे भी अगर आप देखो, आपने किसी खाने को फ्रीज़र में रखा एंड इफ़ यू देन थॉ इट एनीवेज, यू विल सी द टेक्सचर ऑब्वियसली इट बिकम्स वेरी सॉफ्ट एंड रिंकली, क्योंकि आइस की वजह से एक्सपेंशन होती है और वो वापस जब पानी बनता है तो वो कंट्रैक्ट हो जाता है द आउटर लेयर. तो इसलिए टेक्सचर खाने का खराब हो जाता है. एंड दैट कैन ऑल्सो, ऑब्वियसली इफ यू थ्रोइंग इट, कीपिंग इट फॉर मोर time outside, so then what will happen, there is free water available for the microorganisms to multiply, right? So that will lead to quicker spoilage of food. ठीक है. So this is the main reason how and why freezing, cold storage, refrigeration is helpful. ठीक है. देन वी कम ऑन टू योर अदर. अब यहाँ तो हम टेम्परेचर कम कर रहे थे, पर अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, वार्मथ चाहिए होती है ग्रो करने के लिए. हमने फ्रीजिंग या कोल्ड स्टोरेज में इसको कम किया, अब हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं. तो ऑब्वियसली दे जो उनको जो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रोथ के लिए, वो नहीं दे रहे हैं. सो दे विल नॉट बी एबल टू ग्रो प्रॉपरली, दे विल नॉट बी एबल टू फंक्शन, सो दे विल गेट इनएक्टिवेटेड. ठीक है. इवन इफ यू टॉक अबाउट लाइक योर हीट ट्रीटमेंट, डिहाइड्रेशन होता है, स्टेरिलाइजेशन, पैस्चराइजेशन या कैनिंग, कैन में भी करते हैं, तो ऑब्वियसली उसमें भी, कैनिंग में भी कुछ सेकंड्स का हाई हीट टेम्परेचर प्रोसेसिंग होता है. एंड देन द फूड इज कैंड, इट इज पैक्ड, इट इज सील्ड. तो उसमें भी थोड़ा हाई टेम्परेचर को से सब्जेक्ट करते हैं हम अपने फूड को, सो दैट द माइक्रोबियल ग्रोथ that lowers down. Okay, pasteurization mostly a common phenomena that is seen in case of milk. अब मिल्क जो हमें मार्केट से मोस्टली मिलता है, उसके पैकेट में लिखा होता है पैस्चराइज, होमोजेनाइज. सो पैस्चराइजेशन में भी what we are doing is we are subjecting the milk to a very high temperature. Temperature depends, I mean the time of exposure of milk to high temperature, कितना देर उसको रखना है, वो कितना टाइम रखना है, कितने टेम्परेचर पे रखना है, वो वेरी करता है. जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर अगर 100+ है, तो उतना कम टाइम के लिए उसको, कुछ सेकंड्स के लिए एक्सपोज करोगे. और जितना लो, थोड़ा कम टेम्परेचर में भी 60, 67, 69 डिग्रीज होता है, तो उसको आप ज़्यादा देर के लिए, मे बी फॉर 30 मिनट्स, हाफ एन आवर एक्सपोज करोगे. और अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ, 100 डिग्री से ऊपर लेके जा रही हूँ, तो मे बी मैं 7-9 सेकंड्स के लिए एक्सपोज करूँगी मिल्क को, हीट करूँगी. In this, what we do is we subject, we expose the milk to a very high temperature and immediately then we cool it. जैसे हम ब्लांचिंग में नहीं करते हैं बिल्कुल हाई के बाद बिल्कुल लो, तो पैस्चराइजेशन में भी यही होता है कि बिल्कुल हाई टेम्परेचर और उसके बाद बिल्कुल लो कर देते हैं, सो दैट मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ दैट गेट्स स्टॉप्ड, वो इनहिबिट हो जाती है. ऐसा नहीं है कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल मर जाते हैं, इसीलिए इवन इफ वी गेट पैस्चराइज्ड मिल्क, we still have to store it under proper conditions. That is important, right? And that is why, and the other thing that is important is that we have to boil the milk so that जो भी बचे कुचे, जो अगर if there are any microorganisms, that can also get killed. So in pasteurization again we are changing the temperature.
Same goes now for dehydration. What are we doing? अब डिहाइड्रेशन में भी डिहाइड्रेट कैसे करोगे, चीज़ को, पानी को कैसे सुखाओगे? जब उसको हीट दोगे। तो अगेन इन डिहाइड्रेशन व्हाट वी आर डूइंग इज, हम एक तो टेम्परेचर को चेंज करें क्योंकि हीट कर रहे हैं फूड को। दूसरी चीज़, हम इतना हीट दे रहे हैं ताकि जो उसका वाटर है वो रिमूव हो जाए, सो दैट द वाटर दैट इज अवेलेबल फॉर द माइक्रोबियल ग्रोथ, जस्ट अ सेकंड, या दैट इज नो मोर अवेलेबल। तो अब डिहाइड्रेशन में हम वाटर रिमूव करें, जैसे मैंने बताया था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अगेन आई एम रिपीटिंग, दे रिक्वायर ऑप्टिमम टेम्परेचर, दे रिक्वायर वाटर फ्री वाटर एक्टिविटी, मतलब मॉइस्चर, राइट, एंड दैट टेम्परेचर एंड योर एयर, ऑक्सीजन, ये चाहिए होता है। तो अब डिहाइड्रेशन में हम क्या कर रहे हैं, हम पानी को रिमूव कर रहे हैं, एंड इफ देर इज नॉट मच इन ऑप्टिमम मॉइस्चर, देन माइक्रोबियल ग्रोथ विल नॉट टेक प्लेस। एंड यूजुअली इट इज सेड दैट जो भी है, जो भी मॉइस्चर थोड़ा बहुत जो रिटेन करना है वो 12% से कम होना चाहिए मॉइस्चर एक फूड में, टू कॉल इट डिहाइड्रेटेड। सो सिंपल एग्जाम्पल, यू टेक योर फ्रेश ग्रेप्स, फ्रेश ग्रेप्स जल्दी ख़राब हो जाएंगे, वही आप ड्राई फ्रूट के फॉर्म में किशमिश, जो ग्रेप से ही बनती है, किशमिश, योर रेजन्स विल नॉट गेट spoiled that easily, they can go in for a longer period of time. आपका मिल्क आपको नॉर्मल लिक्विड के फॉर्म में भी मिलता है, बट मिल्क आपको मिल्क पाउडर के फॉर्म में भी मिलता है, right? You get milk powders available that are sometimes used, if people are traveling in making tea and all. So obviously milk powder क्या है, वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होगा जितना जल्दी आपका लिक्विड मिल्क ख़राब होगा। सो देर आर डिफरेंट वेज, लाइक स्प्रे ड्राइंग, सन ड्राइंग, और भी बहुत सारे वेज है। बड़े बड़े डिहाइड्रेटर्स होते हैं, देर आर बिग इक्विपमेंट्स दैट आर यूज फॉर डिहाइड्रेटिंग, राइट, एट अ वेरी कमर्शियल लेवल। हम भी बहुत बार, मैनी पीपल इफ दे वांट टू, अब अगर हम पुदीना, बहुत लोग अपने घर में पुदीना सुखा के रखते हैं, फ्रेश लोगे जल्दी ख़राब होगा, उसको ड्राई करके रखोगे, पाउडर करके, फिर ज़्यादा लंबा चलेगा, right? Because what are we doing? We are removing the free water that is available for the microbial growth. Okay. Then coming to the chemical, अब chemical preservatives में भी कुछ नेचुरल होते हैं और कुछ सिंथेटिक होते हैं। जैसे हम घर में अचार बनाते हैं, राइट, हम मुरब्बास बनते हैं घर में, राइट, उसके बाद लोग जैसे वेजिटेबल्स सॉल्ट वाटर में डाल के रखते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, मतलब दैट इज़ अ नेचुरल वे ऑफ प्रिजर्विंग फूड। And what are we doing by this is, we are basically inactivating the microorganisms, right? क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, अब अगर आप किसी भी सब्ज़ी को पानी में डाल के रखोगे और नमक डाल दोगे, तो हम कहते हैं नहीं, सब्जियाँ पानी छोड़ जाती हैं, राइट? We normally see that phenomena happening. The water comes out from the vegetables. So this is a process known as osmosis. So उसमें क्या होता है, जो water cells के अंदर होता है फूड्स की, वो बाहर आ जाता है। सो अगेन द वाटर दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द फूड इज रिड्यूस्ड because it is coming out. And the other thing is that the water is covering the food completely, it is dipped, so the supply to air, the oxygen, that is also being cut. दूसरा, जब हम ये सॉल्ट, शुगर, एसिड, ये सब चीज़ें डालते हैं, तो जो pH होता है, लाइक इफ यू यूजिंग एसिडिटी एंड ऑल, तो एक pH इज अ वेट हाउ वी वी चेक द एसिडिटी, जितना लोअर pH उतना ज़्यादा एसिडिक। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूजुअली एक पर्टिकुलर pH चाहिए होता है ग्रोथ के लिए। सो एसिडिटी, जब हम एसिड डालते हैं, नींबू, विनेगर, कुछ भी डालते हैं, तो उससे भी वो pH जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को चाहिए होता है, हम उसको लोअर डाउन कर रहे हैं, फूड का लोअर डाउन कर रहे हैं एज कम्पेयर टू जितना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को चाहिए होता है। So that's how the growth of microorganisms gets inhibited, or it gets slowed down or prevented. Okay, so that's how आप sugar, salt और नॉर्मल आप एसिड में विनेगर, लेमन, ये सब, सिट्रिक एसिड, ये सब यूज़ कर सकते हो, and you can preserve your fruits and vegetables. The other thing, oil, again an example of pickle and all. Now again, what is oil doing? Oil में जब आप कर रहे हो, आप pickle में oil डालते हो, तो oil ऊपर आ जाता है ना। So again, what is oil doing? It is covering the food completely. So again, it is a barrier, एक तरह से एक लेयर रुकावट बना रहा है between the food and the एयर, दैट इज योर ऑक्सीजन सप्लाई। तो वो ऑक्सीजन सप्लाई कट कर देता है, तो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ
प्रिवेंट हो जाती है या स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है, सो लाइक आई सेड, तभी मैंने सबसे पहले शुरू में यही बोला था, एयर, आपका वार्म टेम्परेचर एंड योर वाटर एक्टिविटी। ये 3 कॉन्सेप्ट्स अगर आप याद रखोगे तो आपके लिए ये प्रिजर्वेटिव मेथड्स मेमोराइज करना, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग या व्हाई आर दे हेल्प, हाउ आर दे एक्चुअली हेल्पफुल, that will become easier to memorize. And examples, yes, number of examples are given in the book, and you can give examples from your daily life as well. We all use these methods in our houses, right? The other thing is sometimes chemical, now chemical, ये तो हमारे natural preservatives हो गए ना, oil, sugar, salt, बट केमिकल प्रेजर्वेटिव्स भी यूज़ होते हैं जिसमें हमारा जैसे सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, या आप जितनी भी सूप्स या सॉसेज, इन सब के चटनीज़, इन सब के डब्बों में देखोगे तो पीछे कोई ना कोई आपको डेफिनेटली ये नाम देखने को मिलेगा। ठीक है, बिकॉज दे आर केमिकल इन नेचर, सो अगेन they are toxic, they are like poison for the microorganisms, so they do not let microorganisms to grow. The other is, the last method is your radiations, your UV rays and all, because UV rays anyways are antimicrobial. So they work against the microorganisms. अब अगर जितने भी आप, जैसे आप देखो केक्स होते हैं, अगर आप किसी केक शॉप में जाओ तो उनको वो ग्लास के कैबिनेट में रखते हैं ना, और ऊपर से लाइट होती है, तो यूजुअली जो वो लाइट होती है वो यूवी लाइट होती है, right? And even your natural sunlight, if it has, it has UV rays, UV light होती है, so that also, तभी जब कपड़ों को, we dry our clothes also in the sun, so that also, if you're drying it in the sun, so that also acts as a way, to reduce the growth of microorganisms, because sunlight has UV rays and UV rays is antimicrobial. Okay, so this was about your storage of your पेरिशेबल। ये अब सब चीज़ किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, हमारे पेरिशेबल। पेरिशेबल मतलब वो फूड्स विच गेट स्पॉइल्ड वेरी इजीली, जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, से अबाउट जस्ट अबाउट 1 or 2 days, राइट, या मैक्स टू मैक्स 3 days, नॉट मोर देन दैट। बट when we come on to a non perishable foods, नॉन पेरिशेबल फूड ज़्यादातर वो होते हैं जो ड्राई होते हैं, ठीक है, जिनमें वाटर कंटेंट एनीवेज कम होता है, तो उनको ड्राई कंडीशंस में ही स्टोर करना चाहिए है। सो दीज नॉन पेरिशेबल आइटम्स में आपके जितने भी आप, यू कैन इमेजिन योर पल्सेस, यू कैन इमेजिन योर सीरियल्स एंड ऑल, राइट। सो आप इसको हमेशा कैसे स्टोर करते हो, obviously you have to store it in dry containers, airtight ho, because you don't want moisture to enter, because again if there is moisture will lead to growth of microorganisms, right? So it has to be stored in a clean environment, room में ventilation होनी चाहिए, क्योंकि जितना there has to be fresh air in and out, because जितना अंदर बंद होगा, so then obviously it will lead to humidity and that can lead to spoilage, right? There should be obviously no cracks and all, so that there are no flies and mice, चूहे वूहे कीड़े वो नहीं आ रहे हैं, and you have to make sure you have those traps in case you see any of these insects and rodents and pests, right? So these are general things that we even practice it at home, राइट, कि जो पहले स्टोर किया है वो पहले यूज़ करोगे, और फ्रेश और जो पुराना है उसको कभी मिक्स नहीं करते, बिकॉज दैट अगेन कैन लीड टू स्पॉइलेज ऑफ द फ्रेश फूड्स, राइट। सो विद दिस वी फिनिश ऑफ द block 2 of your CFN 1. ओके, सो अभी तक हमने सब फूड्स, न्यूट्रिएंट के फंक्शंस, उनकी डेफिशिएंसी, उनका एक्सेस, उनके सोर्सेज हमने पढ़े। हमने पढ़ा जनरल फूड पैटर्न, हमारे इंडिया में वेजिटेरियन होता है, नॉन वेजिटेरियंस होता है, उसका कंपैरिजन हमने देखा। उसके बाद हमने फूड सेफ्टी के बारे में बात किया, हमारे मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशंस क्या होते हैं, क्या फैक्टर्स हम ध्यान में रखते हैं टू चूज़ आवर फूड। So all this is something that has been covered. Now what we'll do is in maybe today's class, your third block and your fourth block, आगे जो है अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक फूड ग्रुप को, अब हमने फूड ग्रुप्स तो ऑब्वियसली हमने पढ़े हैं, हमने CFN 1 में पहले पढ़े हैं, डिफरेंट फूड ग्रुप्स होते हैं ना,
जैसे हमारा सीरियल्स होता है ना, पल्सेस होते हैं. So we have different food groups available, right? So we will study each of them, and we will see, कि हर एक फूड ग्रुप की न्यूट्रिटिव वैल्यू कैसी है, उनका सिलेक्शन कैसा है, उनके any reactions that are taking place in them, right? So we will be doing them one by one. Just give me a moment. Let me just have some water, and I'll just start off with your then CFN, your block 3. Meanwhile, I'll just and just share my screen so that all of you also have it. This is the third block, right? That is process of food selection and preparation part 1. ठीक है, इसमें आपकी ये सब है. So we'll try to finish 2-3 of these units today. Just give me a moment. Let me just have a glass of water and I'll be back. Yes. Okay. Now we shall start off with our each food group one by one. सबसे पहले बात करते हैं हम अपने मिलेट्स और सीरियल्स की. जैसे मैंने बताया था, पीछे पहले भी मेंशन किया हुआ है, सीरियल्स आर बेसिकली the main source, or you can say the base of our daily diet, right? And cereals, and with cereals now millets are also very much in talk, or like your ragi, jowar, bajra, kodo millet, rosso millet, बहुत सारे हैं. The difference between millets and cereals is basically that cereals are more bigger in size, like your wheat and your rice, as compared to your millets. Millets छोटे होते हैं size में, ठीक है? And obviously, yes, millets, they have a lot. Some of the millets have a lot of fiber in them as compared to your wheat and rice. अगर हम मिलेट्स की बात करें, हम हमने सीरियल्स हमारे कौन से फूड ग्रुप में आते हैं? हमारा एनर्जी गिविंग फूड ग्रुप है. क्यों? क्योंकि बिकॉज they obviously they have all the nutrients, they have vitamins also, but they are a main source of carbohydrates. ठीक है, सो इसीलिए सीरियल्स आर, उनका मेन फंक्शन क्या है? टू प्रोवाइड एनर्जी. एंड ऑब्वियसली सीरियल्स आर नॉट समथिंग वेरी वेरी expensive. Antara, what have you messaged? Attend my class because I'm confused. Actually, on 20th April, the last date for form fill, but I don't know where is the link. After 21st है. Can somebody help out Antara in the chat box without disturbing the whole class? अगर किसी के पास लिंक है तो प्लीज़ आप लिंक चैट बॉक्स में डाल दो, so that you can help out Antara. And if there's anything you want to talk, you can talk separately, because ऐसे पूरी क्लास रुक जाती है अगर किसी के पास है. थैंक यू संजय का. So that should help you, Antara. Right? Okay. So I shall proceed with cereals now. Right? So हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जो cereals है, they should be combined with, that's how it is eaten in our normal Indian diets. They should be combined, with your pulses and other maybe your milk products, so that we can improve the protein quality. And why millets is now being, uh, really advertised and propagated, क्योंकि अब हमारा 2023 था ईयर ऑफ मिलेट्स, क्योंकि मिलेट्स इज वन ग्रेन दैट डज नॉट रिक्वायर, they are grains that does not require much of
water and all, and they do not require much of care, so they can be easily grown. That is one reason that why millets is really propagated. Apart from the better nutritional quality, वो तो है ही है. Growing them is also requires it is easier. Now for selection of cereals, now I really don't need to focus much upon कि हमें cereals कैसे select करने चाहिए. Obviously जिन पे कोई कीड़ा ना लगा हो, कोई fungus ना हो, they should be free from any dirt, कोई पत्थर ना हो, they should be taken from proper stores, right? They should not have, if you're taking maida and all, lump free हो, कोई stone good quality हो, कोई bad odor ना हो. So these are general things that I think one, if you read it, it's not something very difficult that anyone would not understand, right? जो भी bread है, bread should be fresh, it should be hygienically packed, है ना? It should be soft, properly baked, open ना हो, because अगर खुली हुई लोगे तो फिर the chances of microbial growth and spoilage that increases, right? Okay, so when we talk about nutritional value, like I said, हमारे जो cereals हैं, ये group हमारा energy giving है ना? मेजर चंक जो है एनर्जी का हमारे सीरियल से ही आता है. इसके अलावा you have I've told you, though the quality of in terms of quality, it lacks amino acid. बारह परसेंट ही सिर्फ सीरियल्स का जो पूरे सीरियल्स में 7 से 12 होता है. ठीक है. एंड एंड बट सीरियल्स फाइबर फाइबर आजकल हर कहते हैं होल ग्रेन्स खाओ, हो नो मैदा और इस have all these because fiber it और जितना फूड प्रोसेस्ड होगा, राइट, उतना वो फाइबर कम होता है क्योंकि धीरे explaining you this Ma'am, you are not audible. they Can't hear you, ma'am. give मैम बिल्कुल वॉइस नहीं आ रहे हैं. हेलो. मैम आपकी आवाज ही नहीं आ रही है कुछ भी.
Hello? 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 Are you all there? I think I got disconnected. Yes, ma'am, we can hear you. Your voice was lost, Yeah, there's but little, now we can hear you. okay, little technical issue, I guess. Normally don't face such issues, but I guess I got disconnected. Just a second, please. Okay. So now you'll have to tell me, because I realized later that okay, I am disconnected. So you've understood the nutritive value of cereals? Do you hear that part? No, ma'am. No, Okay, no, ma'am. wonderful. ठीक है. So selection is basically something that is easier to understand. Let me just go on to the nutritive value of cereals. Like I've हमने सीरियल्स में ये पहले जब हम विटामिन और मिनरल्स जब हम फर्स्ट ब्लॉक कर रहे थे तब भी हमने देखा था कि सीरियल्स हमारे जो होते हैं द बेसिकली कार्बोहाइड्रेट रिच, राइट. सो उनका मेन फंक्शन क्या है? एनर्जी देना. उसके साथ साथ सीरियल्स में भी quality wise, yes, they do lack in amino acid lysine, which I've mentioned before, but still they have some amount of protein. ऐसा नहीं है कि ठीक है हम फर्स्ट क्लास प्रोटीन एनिमल प्रोटीन्स को कहते हैं, फिर उसके बाद पल्सेस सेकंड क्लास होते हैं, बट सीरियल्स में भी कुछ अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है, दो इट इज़ जस्ट अबाउट 7 to 12% that they have proteins in them, 7 to 12% proteins, right? But still they do have. So, and just to improve the quality of protein, we combine them or we mix them along with pulses. साथ साथ खाना चाहिए है मिलाकर. And then cereals, they also have minerals and vitamins. Like I told you, हम B1 की बात करी थी, थायमिन की बात करें तो राइस में, जैसे राइस वीट राइस में सबसे ज़्यादा होता है, बट राइस के आउटर हस्क में होता है काफ़ी. और जब जितना पॉलिश राइस हो उतना मतलब उसमें जो उसका विटामिन B1 है उतना ही कम होते जा रहा है. ठीक है, क्योंकि जितना हम पॉलिश करते हैं आउटर लेयर रिमूव होते जाती है उतना ही आपके न्यूट्रिएंट लॉसेस बढ़ते जाता है. इसके अलावा रागी इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम. रागी इज ऑल्सो it comes in cereal and millets. Bajra is a good source of iron. Bajra is again a millet, right? So these millets, they do have some vitamins and minerals in them, provided they are not very processed. And there's a lot of talk about to not to have maida and to have whole grains. क्योंकि जितना whole होगा उतना fiber intact होगा उतने nutrient losses कम होंगे. And fiber, we know that it helps to prevent constipation because it adds bulk to the diet. It helps to push the food down through our digestive tract. तो इसीलिए it is helpful to have whole grains if you want to keep keep yourself away from being constipated. Common cereals, now here they are just talking about a few common ones, common cereals that are usually consumed, जिसमें हमारा wheat आता है और wheat के wheat products and wheat products तो are used in everyone's houses, be it your wheat in the form of wheat flour, it can be your suji, it can be maida, it can be your dalia, then your pasta and pasta macaroni, all these are also made of a particular variety of wheat जिसको हम durum wheat कहते हैं, राइट. सो जितना ज़्यादा प्रोसेस्ड, अगर व्हीट फ्लावर है, व्हीट फ्लावर और प्रोसेस करोगे, आपका सूजी और प्रोसेस करोगे और कम फाइबर, वो होता है आपका मैदा. सो मैदा में सबसे कम होता है. बट हियर व्हाट आई वुड लाइक टू maybe focus more upon is something that is known as gluten. अब जैसे बताया कि सीरियल्स में स्पेसिफिकली वीट की बात करें अगर, so that has a protein that is known as gluten. Okay, so gluten, I'm using the chat box again. Gluten is nothing but it is a wheat protein, right? And gluten, I just like to tell you basically here, gluten is made up of two substances. एक होता है ग्लूटेनिन एंड ग्लाइडिन. ठीक है, ये अगेन ये हमारे व्हीट प्रोटीन्स होते हैं जो कंबाइन करके ग्लूटेन बनाते हैं. अब बहुत बार इफ़ यू विल सी इफ़ यू विल मेक, अब रोटी के लिए जो सबसे अच्छी फूली और सॉफ्ट रोटी बनती है वो व्हीट की ही बनती है. चाहे बहुत लोग आजकल, आई एम श्योर many of us even in this class would be using ragi ka atta, bajra ka atta, ज्वार का आटा,
मल्टीग्रेन आते हैं, बट उनमें क्या देखोगे, उनमें स्ट्रेचेबिलिटी और सॉफ्टनेस थोड़ी कम होती है। क्यों? क्योंकि उनमें ग्लूटेन नहीं होता है। सो ग्लूटेन इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग दैट स्ट्रेचीनेस, इलास्टिसिटी टू the wheat flour. And how gluten formation takes place is when we knead the dough. जब हम आटा गूंथते हैं और जब when water is added and force is applied, आटा गूंथते तो force अप्लाई करते हैं, पानी यूज करते हैं, तो ये जो दो होते हैं, ये glutenin and gliadin, these two they combine to form gluten. So this gluten formation of this gluten it forms a net like structure. Okay, है ये सब granules only, and they form a net like structure, and this net like structure it gives elasticity to the dough. अब बहुत बार if you will see, you know, a simple question, why does your chapati puffs up, okay, when it is put on a tawa, or you know, why does, you know, your puri when it is fried it puffs up. दोनों का रीज़न वो इसलिए है, वो इसलिए फूली-फूली बनती है, जितना अच्छा ग्लूटेन फॉर्मेशन उतना ही आपका प्रोडक्ट अच्छा सॉफ्ट और राइज़ करेगा। कहते हैं आटे को जितना आप अच्छी तरह नीड करोगे, गूँदोगे, उतनी अच्छी रोटी बनती है। क्यों? क्योंकि जितना आप उसको नीड करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, उतने ही ज़्यादा ग्लूटेन स्ट्रैंड्स बनते हैं। एंड व्हेन यू रोल द चपाती, राइट, तो उसमें थोड़ी स्ट्रेचेबिलिटी आती है। फिर जब उसको तवे में डालते हैं तो जो वाटर होता है, क्योंकि आटा नीड करने में पानी यूज़ होता है, तो आटे में पानी होता है, तो जब हम उसको तवे पे डालते हैं तो वाटर चेंजेस इनटू स्टीम and hot air always rises, so the steam rises, but because of gluten formation जो चपाती है वो stretch होती रहती है, वो फूलती रहती है, because steam is rising but it does not let the steam to go out, it stretches but it keeps the steam intact, and that is how the chapati is nicely puffed up. Okay, the same concept is of a puri also. पूरी आटे में भी पानी तो डलता ही है, राइट, तो जब उसको हॉट ऑयल में डालते हैं तो स्टीम ऑब्वियसली निकलती है, इट राइजेस अप, बट अगेन बिकॉज द ग्लूटेन स्ट्रेचेस, बट इट पफ्स अप द चपाती और द पूरी, बट इट डज नॉट, जितना ज़्यादा स्ट्रेचेबिलिटी उतना ज़्यादा वो स्ट्रेच करेगा, फूलेगा, पर उसको बाहर नहीं जाने देगा, राइट. सो दैट इज़ वाई इट इज सेड दैट द मोर यू नीड द बेटर चपाती, यू नो, ज़्यादा फूली हुई बनेगी, क्योंकि वो अफेक्ट होता है हमारे ग्लूटेन स्ट्रैंड्स का. ठीक है, सो दिस इज द क्वालिटी ऑफ योर ग्लूटेन विच इज बेसिकली made from gliadin and glutenin. Gliadin and glutenin are not mentioned in the book, so it would be nice to have that knowledge. One should know, क्योंकि आप gluten पढ़ ही रहे हो. I have mentioned it in the chat box, the spellings. Okay. Then we have rice. Now rice ke bhi there are lots of varieties of rice that we get, right? And like I've told you, the more polished it is, the less nutritive it will be, right? And there is also something known as parboiled rice, which is commonly available. Parboiling से होता है जिसमें हम rice को उसको क्या करते हैं, hot water में soak करके, then it is subjected to steam and then it is dried, okay, and the husk is removed. That is हमारा parboiled rice, right? Obviously parboiled rice में इतना प्रोसेसिंग नहीं होता है, सो थोड़ा न्यूट्रिएंट रिटेंशन बेटर होता है एज कम्पेयर टू योर वाइट एंड पॉलिश्ड राइस. राइस के और भी प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको हम राइस फ्लेक्स कहते हैं, जो चिड़वा पोहा में यूज़ होता है. पफ्ड राइस होता है जो हमारे मूंग भेलपूरी उसमें यूज़ होता है, राइट. सो दीज आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट आर देयर. Rather than these products, I would, because we all use these products at some point of time, all of us have had these products. But what I'd like to focus here is again a reaction that takes place in the rice, which is known as gelatinization. अब अगर राइस को आप पानी में उसको सोक करके पानी में बॉयल करते हो, so you will see the rice grains, it puffs up, right? Obviously it rather than puff up, the better word to use will be it swells up. ठीक है. अब वो जो स्वेलिंग होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि जो राइस ग्रैन्यूल्स के अंदर जिस पानी में हम बॉयल कर रहे हैं, द वाटर इट एंटर्स इनसाइड द राइस ग्रैन्यूल अब्सॉर्ब्स दिस वाटर एंड दिस स्वेल अप. तो दिस स्वेलिंग से क्या होता है, टेक्सचर चेंज हो जाता है. कच्चा चावल और पके हुए चावल में फ़र्क होता है ना.
कलर थोड़ा चेंज हो जाता है. जो लिक्विड अगर करे राइस थोड़ा विस्कस हो जाता है, एंड दिस प्रोसेस ऑफ स्वेलिंग अप इज नोन एज gelatinization. And the main reason, if you see a boiled rice, it is more sticky as compared to your pulao. Now in a pulao what we do is we are adding oil, या कभी राइस को थोड़ा ऑयल में सॉटे करते हैं. उससे क्या होता है, देर इज अ फैट लेयर दैट इज फॉर्म्ड अराउंड द राइस ग्रेन. ठीक है, उससे वो जो राइस है वो थोड़ा सेपरेट आउट रहेगा. बिकॉज जेलेटिनाइजेशन से जो जेलेटिनाइज राइस, और अगर हम उसको हिलाते हैं तो द स्टार्च कम्स आउट एंड दैट लीड्स टू लम्पीनेस. तो जो बॉइल्ड राइस होगा वो थोड़ा लंप होगा. बट बहुत बार हम बॉइल्ड राइस में हम ऑयल मिला देते हैं, या पुलाव में हम पहले ऑयल में सॉटे करते हैं, so that oil forms a barrier against each of the rice grain. So the swollen up rice grains are usually which is due to gelatinization, they does not lump together, it does not come together, right? So this process of swelling up of the rice grains is known as gelatinization. Okay, and I've already explained this that जब भी आप राइस कुक करते हैं तो जो वाटर होता है जिसमें आप सोक करते हैं उसी में ही you should use that water. Do not throw away that water because it has certain nutrients in them. Okay, then bajra, jawar, maize, ragi, kodri, these are all again wheat products. Sorry, these are cereals only, not wheat products, but these are cereals only which come in lot of forms. We all know that. अब तो whole form में भी आते हैं, अब तो flour form में भी आते हैं, puffed form में भी आते हैं, that murmura form. Now we get it in each and every form thanks to food technology and modernization, कि एक एरिया से दूसरे एरिया में अब हमें हर जगह ये मिलता है. Then there are certain processes that these cereals are exposed to, that is sprouting, parching and fermentation. Now sprouting again has been explained in the previous class. Fermentation is also something that has been explained. इनके benefits भी मैंने बताए हैं कि कैसे it helps to break down the complex substances, nutrients into simpler ones, so digestibility improve होती है. The B and C vitamins की quantity wise they increase, right? Many of the nutrients are made in the are basically available in the free form, and because of that it's the the absorption is better, right? So this all has been explained when we were doing our other food groups in जो पहले हम कर रहे थे cooking methods. But yes, there is something known as parching. Parching is nothing, I don't know how many of you still see it, but या पहले होता था popcorn, वो sand में, रेत में गरम नीचे हीट देते थे जिससे जो आपका कॉर्न होता था वो पॉप हो जाता था, पफ अप हो जाता था. सो दैट बेसिकली इज नोन एज पार्चिंग, जिससे आपका योर राइस, इफ यू सी योर पफ्ड राइस, योर मुरमुरा या जो भेलपूरी में यूज होता है वो पफ्ड होता है. दैट इज नथिंग, दैट इज बेसिकली योर राइस ग्रेन्स, they are soaked and then they are roasted, and usually roasted in hot sand. So obviously water content उसमें कम हो जाता है and it puffs up. So this process, this is basically known as your parching. So this was about your cereals. So like this we'll be taking up each and every food group one by one. Then the other food group is a very important one, is your fats and oils, जो बहुत ही वैरायटी, बहुत ही टाइप के होते हैं, बड़ी ही क्लासिफिकेशंस होती हैं इनकी. So if you talk about fats and oils, there is a difference between fats and oils. जो हमारे ऑयल्स होते हैं वो ज़्यादातर वो होते हैं जो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे. फैट्स जो होते हैं हम उनको कहते हैं जो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर. जैसे आपका घी हो गया, है ना, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे देखो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सट्रीम हीट, बेसिक 30-35 जो भी आप 29-28 बेसिक रूम टेम्परेचर पे अगर आप देखोगे, so they do solidify, they are little solids, right? But oils, they are always liquid at room temperature. Okay, so that is the main difference between your fats and your oils. Okay,
Now there is another reason why they are solids and why the oils are liquid. Because fats, अब फैट्स में क्या होता है, फैट्स बने होते हैं फैटी एसिड्स, बेसिकली फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से. अब क्या होता है, फैट्स को हम ट्राइग्लिसराइड्स, बेसिकली फैट्स आर नथिंग, दे आर ट्राइग्लिसराइड्स. ओके, and these tri Ma'am, your voice is lost again. are made up of fatty acid and glycerol. So fats किससे बने होते हैं, fatty acids और glycerol से. अब fatty acids जो होते हैं वो बहुत different type, क्योंकि अभी दिखा रहे हैं. Can you hear me? Your voice was breaking. Now it is okay. अब ठीक है. Wait, let me just, I don't know what's happening today. अब ठीक है. Now I've changed the way I was Yeah, sitting. yeah, it is now better. Is it better now? Yeah. Okay. Ma'am, can you repeat fat and oil and triglyceride? Yeah, I will. So basically हमारे जो fats होते हैं, Ma'am, again your voice is lost. Yes, not Fat- not hearing. molecules क्या है, triglycerides. Okay, chemically देखा जाए they are triglycerides, and these triglycerides are made up of glycerol and fatty acid. Okay. Oh, Baba, what is happening? It is happening today. Let's see if it works. Just give me a moment. Let me just figure out. Okay, now let me know if it breaks, okay? Because I've just changed from where I was sitting earlier, changed the position. अब मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am, अभी तो आ रही है. Okay. In case it vanishes again, so just put it up in the chat box, okay? Or maybe you can interrupt. Stop Okay, me. ma'am. ठीक है? Okay, so we were doing fats and oils. See, fats और oils में मेन फर्क ये होता है, जो oils होते हैं वो liquid होते हैं at room temperature, और fats जो होते हैं जो mostly solid होते हैं. So basic example जो हम याद रखते हैं, the way I also remember is your ghee. Ghee is usually solid at room temperature, so that is basically your fat. Okay, उसको हम fat कहते हैं. Oils जो हमारे होते हैं वो liquid होते हैं room temperature के, whatever sunflower and olive oil, whatever oil that you get. So now, why the fats are solid at room temperature is because they have more of saturated fatty acids in them. अब जो हमारे फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें हम ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं. दे आर ट्राइग्लिसराइड्स व्हिच आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. तो जितने भी आप फैट मॉलिक्यूल्स को अगर आप ब्रेक करोगे आपको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलेगा. ठीक है. अब ये फैटी एसिड जैसे मैंने बताया सैचुरेटेड, दे आर ऑफ टू नेचर, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. ओके, नाउ सैचुरेटेड वंस आर व्हाट? Saturated ones are solids. Okay, I am typing out in the chat box as well. ठीक है, they are usually solids at room temperature, and your unsaturated ones are liquid at room temperature. जो सैचुरेटेड होते हैं उनमें इफ वी केमिकली सी, जो बॉन्डिंग होती है ना डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में,
है ना, वो बस ये होती है, वो सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। तो अगर वो सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, उनको पता है हमारे पास एक ही बॉन्ड है, तो वो बड़े टाइटली बाउंडेड होते हैं, ठीक है। और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ना, उनमें सिंगल से ज़्यादा डबल बॉन्डिंग भी होती है। तो डबल बॉन्ड्स में क्या है, डबल है तो कम स्ट्रांग होता है, एक टूट भी जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, दूसरा तो है ना, लाइक दैट काइंड ऑफ एन एटीट्यूड, जस्ट टू मेक यू रिमेम्बर। सो तभी जब सैचुरेटेड फैट्स क्या होते हैं, वो सॉलिड होते हैं, क्योंकि उनमें सिंगल बॉन्डिंग होती है और बड़ी टाइट बॉन्डिंग होती है, तो इसलिए वो जमकर रहते हैं, ठीक है। सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन योर fats and your oils, okay. Because of the nature of the fatty acids in them, they are solid and liquid at room temperature, okay. एंड उसके अलावा भी फैट्स अगर हम बात करें, दूसरी क्लासिफिकेशन ऑफ फैट्स क्या होती है, विजिबल और इनविजिबल फैट्स। अब विजिबल फैट वो जो मुझे आंखों से दिख रहा है, मतलब अगर मैं खाने में 2 चम्मच तेल डाल रही हूँ, 2 टीस्पून ऑफ बटर डाल रही हूँ, so I can see I'm putting in the fat, so that is visible fat. But if I talk about fat, जैसे मिल्क के अंदर फैट होता है, मिल्क फैट भी तो होता है ना। या अगर बात करो एग्स की, मीट की बात करूँ, उसके अंदर फैट होता है। एग की बात करूँ, अंदर होता है। वो फैट हम अपने अलग से ऐसे तो हम fat कहते हैं। There is Ma'am, we are losing you. your Voice. visible fat and on the kind of just a second. आप बताना, ठीक है। So when we talk about fats, the packages selection and all, हम सब ने कभी ना कभी तेल तो खरीदा ही है। It should be from a या अब आवाज आ रही है, ये खुद ही हो रहा है, पता नहीं आज क्या हो रहा है, सिग्नल sometimes it's showing very weak. I've connected to my hotspot now. It shouldn't be a problem, hopefully now. You can all hear me, right? Yes. Okay. Yes, ma'am. Okay. So I'd like to the selection week. You can just read it. I'd like to go on to the main parts. That is your nutritive value of fats, जिसमें हमें ये पता है कि हम पहले कर चुके हैं, सुन चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं कि 1 ग्राम ऑफ फैट जो है वो हमें 9 किलो कैलोरीज देता है। सो यस, आर फैट्स दे आर क्वाइट एनर्जी डेंस, राइट। इसके अलावा फैट्स हमारे जब भी आप अपना ऑयल का पैकेट देखो, है ना, उसमें लिखा होता है ना फोर्टिफाइड विद विटामिन ए डी ई के, है ना। So if you see most of the things, most of the food items that have fat will also have these vitamins, like your example, your egg yolk में फैट होता है, तो उसमें विटामिन ए भी बहुत होता है ना। और उसके बाद जैसे आपका ये आ गया, आपका मिल्क आ गया, मिल्क में भी फैट होता है, तो उसमें आपके दूसरे विटामिन भी होते हैं, योर विटामिन, जैसे विटामिन ए ही हो गया, वो काफ़ी होता है। नट्स आपके विटामिन ई रिच कहते हैं हम, है ना। we've done the rich sources, so that has fats because A, D, E, K are fat soluble vitamins. Our body requires fat for their absorption, ठीक है। So they have these fats, yes, they have energy in them. Apart from that, they also have some fat soluble vitamins in them, ठीक है। Then excess obviously हमें नहीं लेना चाहिए है, we know for obvious reasons, if you are not using it, then it is getting converted into
the adipose tissue or the fat tissues in the body and leading to obesity. And fat के हम functions पढ़ चुके हैं, that it takes longer time to digest, so it gives us a feeling of fullness and satisfaction, right? ज़्यादा टाइम तक पेट भरा रहता है, हम उसके functions में पढ़ चुके हैं. Commonly used fats now are butter, ghee. We all know what butter is, right? It is made, the white butter that many people make it at home from your milk fat, right? So we all know that. I am not really going into depth of how butter is being made, how it is used in your chapatis, paranta, sandwiches, cake, हर जगह use होता है. घी क्या होता है? अगर आपने वाइट बटर है, आपने उसको क्रीमिंग करके निकाल दिया, then उसके बाद if you heat it, so all the moisture evaporates and what you get is concentrated fat that is your in the form of your ghee, right? Oils are extracted from your nuts, can be your almond oil, coconut oil from oil and oil seeds. हमारे जैसे sunflower oil हो गया, है ना, हमारा safflower oil हो गया, सोयाबीन से हो गया. So these are all basically your different oils, right? So now vanaspati is basically made, that is by that, जो हमारा oil है, ठीक है. अब oil में it is commercially made, and the oil, okay, there is a process known, by which hydrogenation, जिसमें आपका हाइड्रोजन गैस इज पास थ्रू ऑयल, एंड जिस वजह से केमिकल स्ट्रक्चर ऑयल का चेंज हो जाता है. एंड जैसे मैंने कहा था ना, डबल बॉन्ड्स होते हैं ऑयल में, अनसैचुरेटेड होता है, तो उसके बॉन्ड्स ब्रेक होकर सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोजन गैस, दिस इज दैट हाइड्रोजन ऐड करते हैं, वो केमिकली स्ट्रक्चरली उसको चेंज करते हैं, जिस वजह से वो एक लिक्विड से सेमी सॉलिड फॉर्म बन जाता है, जिसको हम वनस्पति कहते हैं, विच रिजेंबल्स घी बट इज नॉट एक्चुअली घी, बिकॉज केमिकल स्ट्रक्चर इसका अलग होता है. एंड वनस्पति हैज अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिसिटी. प्लास्टिसिटी मतलब मोल्डेबल है वो, ठीक है, जिस वजह से ज़्यादातर ये जितनी भी कमर्शियल फूड प्रोडक्ट्स जो होते हैं, स्पेसिफिकली योर बेक्ड आइटम्स, योर बिस्किट्स हो गया, योर these fried items, मठरी, कचौरी, whatever you get, all these items packed, right? जो जितनी ही ज़्यादा फ्लेकी और क्रिस्पी हो, उनमें ज़्यादातर वनस्पति ऐड होता है, क्योंकि अगर आप ऑयल ऐड करोगे, ऑयल से क्या होता है, आप वो स्ट्रक्चर नहीं दे पाते हो, है ना. बट वनस्पति क्या है, वो सेमी सॉलिड है ना, तो आप उसको मोल्ड कर, वो इतना रनी नहीं होगा, आप उसको मोल्ड कर सकते हो, और ऑयल से फिर सस्ता भी पड़ता है. तो इसीलिए क्योंकि आप उसको मोल्ड कर सकते हो, तो इसीलिए उसका जो फाइनल प्रोडक्ट है आपका, ये पेस्ट्रीज, ये पैटीज, कचौरीज जो भी है, वो फिर आराम से आप उनको शेप दे सकते हो, right? So that is why vanaspati is usually preferred, and which is obviously not good for health. Eventually तो fat ही है, processed है, इसलिए it can be dangerous to health. And जितना ज़्यादा product crispy, flaky होगा, उतना ही ज़्यादा मतलब उसके हर एक लेयर में ये फैट की लेयर, वनस्पति की लेयर एडेड है, ठीक है. Now, okay, they've specifically given mention of olive oil. Olive oil, now we have a lot of oils in the market, you name it, we have all sorts of combinations. अब तो avocado oil, olive oil, sunflower oil, पता नहीं कितने, safflower oil, canola oil, बहुत सारे oils हैं. But yes, olive oil is one oil that does not have a high smoke point. ये एक ऑयल है जो ज़्यादातर रॉ कुकिंग में यूज़ होता है. स्मोकिंग पॉइंट आगे हम अभी पढ़ेंगे, जब हम आगे एज वी प्रोसीड इन दिस चैप्टर, व्हाट इज स्मोकिंग पॉइंट, why should oil not be reused and all, because what happens, that makes it so harmful. But yes, now to again make the things a little more complicated, अब जैसे मैंने अभी बताया था कि हमारे फैटी एसिड्स जो होते हैं वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होते हैं. सैचुरेटेड तो चलो हमें समझ में आ गया, ठीक है, एक कैटेगरी है. बट जो अनसैचुरेटेड है उसमें आगे फर्दर क्लासिफाई होता है इनटू म्यूफाज एंड प्यूफाज, PUFA. म्यूफाज मतलब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, राइट.
प्यूफास मतलब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। फर्क सिर्फ म्यूफा प्यूफा का ये है, जैसे मैंने बताया था अनसैचुरेटेड में बॉन्डिंग अलग होती है, कहीं कहीं मॉलिक्यूल्स में डबल बॉन्डिंग होती है। मोनो मतलब ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन वन बॉन्ड, एक बॉन्ड है, प्यूफा में ज़्यादा बॉन्ड्स है, तो बॉन्डिंग के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से इनको अलग अलग नाम दिए हुए हैं। So one is your, so if you have to classify your oils, you have your saturated, you have your unsaturated. Unsaturated को आगे हम डिवाइड मैम आवाज नहीं आ रही है। करते हैं Yes, your voice is breaking, ma'am. into mono unsaturated and polyunsaturated, म्यूफास एंड प्यूफास। तो हमारे जो ऑलिव ऑयल है, ऑलिव ऑयल इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ योर म्यूफास आल्सो। प्यूफा भी है, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड। Okay, you've understood saturated and unsaturated fatty acids. Ma'am, your voice was breaking. So can you please explain it again? Yeah, I'll just explain it again. Just a second. Yes. Can you hear me now? What's happening? Yes. Okay. Okay. Olive oil तक सुन लिया था. I had just mentioned that, and I was talking about saturated and unsaturated fatty acids. जो हमारे fats होते हैं, they are made up of fatty acid and glycerol. Fatty acids are further of two types, that is your saturated and unsaturated, right? अब saturated एक category हो गई, पर जो हमारी unsaturated fatty acids हैं वो आगे further दो क्लासेस में डिवाइड होते हैं, दैट इज योर प्यूफा एंड योर म्यूफा। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्डिंग होती है, सो डिपेंडिंग अपॉन डबल बॉन्ड्स कितने हैं, एक है म्यूफा हो गया, उससे ज्यादा है तो प्यूफा हो गया, पॉली अनसैचुरेटेड हो गया। म्यूफा मतलब मोनो, वन मोनो अनसैचुरेटेड हो गया। ठीक है, सो इट्स लाइक अ ट्री, फैटी एसिड्स आर डिवाइडेड इनटू सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। Unsaturated are divided further into monounsaturated and polyunsaturated, और ये जो polyunsaturated है इनको हम और further divide करते हैं into your omega 3 and omega 6, जिसका scientific name है linoleic acid, which is omega 6, and alpha linolenic acid, which is your omega 3. Now remember that every oil has all these, oils में कुछ सैचुरेटेड भी होते, फैटी एसिड्स भी होते हैं, अनसैचुरेटेड भी होते हैं, देयर आर combination of fatty acids in an oil. But again, like I said, a person who has 1,000 rupees and there is somebody else who has 800 rupees, पैसे दोनों के पास है, लेकिन जिसके पास 1,000 रुपए है उसको आप कहोगे that person is richer. So if we see, in these fatty acids also, we say a oil is more unsaturated जब उसमें unsaturated की percentage ज़्यादा हो as compared to your saturated fatty acids. ठीक है, so it is always suggested that you use a combination of oil.
there is, all the research also says ऐसा नहीं है कि we say that only one oil is the best. It is always said that you should keep on rotating your oils. ठीक है, जैसे प्रैक्टिकली अगर प्रैक्टिकल टिप की बात करूं तो हम कहते हैं कि जैसे आपने सब्जी एक ऑयल में बनाई, एक टाइप ऑफ फैट में बनाई, और आपने दाल एक टाइप में बना दी, या a lot of times we say that 1 month you use one kind of oil, other month you use other kind of oil. So that are practical tips what we give to people when we tell them about oils and all, because all the oils have a combination of fat, saturated and unsaturated. Unsaturated में different types के, so इसीलिए एक टाइम, एक महीना या एक टाइम आपने एक कैटेगरी ऑफ ऑयल यूज करी, दूसरे टाइम आपने दूसरी क्लासिफिकेशन या दूसरे कैटेगरी ऑफ ऑयल यूज करी. सो सर्टेन examples are given here in the book which are in front of you. You can read them, right? कि कभी आपने जैसे कभी सोयाबीन ले लिया, दूसरे टाइम आपने ग्राउंड नट ले लिया, राइस ब्रांड किया की बजाय आपने कभी ऑलिव ऑयल या सेसमे ले लिया, दूसरी बार आपने सिर्फ सनफ्लावर ले लिया. सो यू कीप ऑन changing your oils. ठीक है, so this is the main idea of telling you the different fatty acids. So this table here shows कौन से ऑयल में सैचुरेटेड ज़्यादा है, किस में म्यूफा ज़्यादा है, किस में प्यूफा ज़्यादा है, तो ये आपके यहाँ मेंशन हुआ हुआ है. So this olive, the benefit of olive oil, why it is mentioned is because it has mufas and pufas in good amounts. Then we come on to the role of fat. अब फैट का क्या रोल है, फैट क्यों खाने में तो चाहिए, कैलोरीज देता है, यस, बट अब फूड प्रोसेसिंग की बात करें, now fat has a role to play in the food. We need to add some amount of fat in the food. Why? Because fat, it acts as a shortening agent. It acts as a obviously a medium of cooking. अब क्या होता है, आपका ये जो फैट्स एंड ऑयल्स, अब खाना ऑब्वियसली आप जो फ्राई करते हो तो हीट ऑयल हीट होता है, और फिर ऑयल से हीट जाती है खाने में, एंड द फूड गेट्स कुक्ड, राइट? सो समटाइम्स इफ यू नॉट यूजिंग, अगर आप एक नॉर्मल परांठा भी बना रहे हो या सब्जी भी बना रहे हो जिसमें आप बहुत कम ऑयल यूज़ कर रहे हो, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है उसको पकाने में. वही अगर ज़्यादा ऑयल है या ऑप्टिमम ऑयल या फैट है, तो वो फटाफट the quality and the time also will be, quality will be better in terms of जैसा टेस्ट टेक्सचर चाहिए, और जल्दी पक जाएगा. वही बिल्कुल कम ऑयल में करोगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, बिकॉज ऑयल इट एक्ट्स एज अ मीडियम फॉर कुकिंग. द अदर थिंग इज दिस फैट्स एंड ऑयल्स आर यूज्ड एज अ शॉर्टनिंग एजेंट. इसका मतलब है टू गिव क्रिस्पीनेस टू द प्रोडक्ट. अब फॉर एग्जाम्पल आप रोटी बना रहे हो, ठीक है, आपने रोटी बनाई, आपने रोटी गूंदा, जैसे मैंने कहा आटा गूंदा व्हीट फ्लावर का, तो उसमें ग्लूटेन फॉर्मेशन होता है. ग्लूटेन क्या करता है, स्ट्रेचेबिलिटी देता है ना. अब इसको शॉर्टनिंग एजेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम फैट ऐड करते हैं, इफ़ यू मेकिंग डो, बहुत लोग पूरी के का जब डो बनाते हैं उसमें ऑयल या घी ऐड करते हैं, एंड देन यू ऐड वाटर एंड यू नीड द डो. उससे क्या होता है, क्योंकि उससे आपकी थोड़ी क्रिस्पीनेस बढ़ जाती है, बिकॉज व्हाट दिस ग्लूटेन डज इज इट, ये जो सॉरी व्हाट दिस फैट does is that it shortens, जो ग्लूटेन स्ट्रैंड सोचो जो इतने लंबे लंबे बन रहे हैं, वो बीच में ऑयल या फैट आके इंटरफेयर कर देता है. तो एक तरह से कैंची का काम, सिजर्स का काम करते हैं, एंड हेल्प्स टू शॉर्टन द ग्लूटेन स्ट्रैंड्स. सो उससे क्या होगी, जो प्रोडक्ट की स्ट्रेचेबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी. तभी ये जो बहुत बार आपको ये कचौड़ी और ये सब मिलती हैं, इनके डो में, या जो आपको फ्लेकी पैटीज ये सब मिलती हैं, इनकी हर एक लेयर में इतना फैट डला होता है, बिकॉज दिस फैट एंड ऑयल इट शॉर्टन्स द ग्लूटेन स्ट्रैंड. सो प्रोडक्ट जो होगा वो स्ट्रेचेबल कम होगा और क्रिस्पी ज़्यादा होगा, ग्लूटेन स्ट्रैंड शॉर्टन हो गए ना, कम हो गए. ठीक है, सो दैट इज वाई फैट इट एक्ट्स एज अ शॉर्ट, दिस इज व्हाट इट मीन्स बाय शॉर्टनिंग एजेंट, एंड दिस इज एंड हाउ इट एक्ट्स एज अ medium of cooking. Then there are certain changes that takes place when we heat the oil. Now just a second, इसके बाद क्या है, okay. Now fats and oils में हम जब ऑयल को हीट करते हैं, तो एक पॉइंट के बाद आप देखो, अगर ज़्यादा हीट कर लो तो उसका क्या होता है, स्मोक निकलने लग जाती है. सो दिस टेम्परेचर at which the oil it starts to smoke, that is basically known as the smoking point. ठीक है,
मतलब वो टेम्परेचर। अब किसी ऑयल का स्मोकिंग पॉइंट हो सकता है मे बी 200 210 डिग्रीज, किसी ऑयल का हो सकता है 150 डिग्रीज। तो जिस ऑयल का कम स्मोकिंग पॉइंट होगा तो मतलब वो जल्दी स्मोक करेगा। फॉर एग्जाम्पल जिस ऑयल का स्मोकिंग पॉइंट 150 है ना, तो जैसे टेम्परेचर पहले वट एवर 10 20 30 40 50 ऐसे बढ़ के 150 तक जाएगा तो एकदम से वो ऑयल स्मोक करने लग जाएगा। और जिस ऑयल का 200 है तो वो 150 पे स्मोक नहीं करेगा ना, जब टेम्परेचर 200 पहुंचेगा वो तब स्मोक करेगा। तो इसीलिए जब हम खाना जिस जिस ऑयल में फ्राई करते हैं, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू यूज द ऑयल फॉर फ्राइंग विच हैज अ हाई स्मोक पॉइंट, ताकि वो जल्दी से स्मोक देना ना शुरू कर दे। जितना हायर स्मोक पॉइंट उतना ज़्यादा, जब तक वो उस टेम्परेचर तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो स्मोक नहीं करेगा, क्योंकि 150 डिग्री वाला तो जल्दी से धुआं देना शुरू कर देगा ना, है ना। और फ्राइंग के लिए तो हमें हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, तो 150 डिग्री वाला ऑयल नहीं ठीक होगा फ्राइंग के लिए। सो फॉर फ्राइंग वी नीड अ oil that has higher smoke point, because what happens is once the oil it reaches a smoke point तो क्या होगा, स्मोक निकलने लग जाती है, राइट। अब ये जो स्मोक होती है बहुत बार देखो अगर ज़्यादा बढ़ती जाए तो वी नॉर्मली कॉल इट अ ब्लू स्मोक, ब्लू हेज होती है। इट स्टार्ट्स टू इरिटेट द आई, आंखों में लगनी चुभने लग जाती है। क्योंकि क्या होता है, अब व्हाट इज हैपनिंग व्हेन वी आर हीटिंग इट अगेन एंड अगेन, तो ऑयल किससे, फैट किससे बना है, ट्राइग्लिसराइड जो है हमारा ग्लिसरॉल, और आई एम टाइपिंग आउट इन द चैट बॉक्स अगेन, जो हमारा है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स, राइट। अब व्हाट इज हैपनिंग इज व्हेन वी आर हीटिंग द ऑयल अबव इट्स स्मोक पॉइंट, ठीक है, तो ट्राइग्लिसराइड जो फैट जो ऑयल ये मॉलिक्यूल्स हैं ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में ब्रेक हो रहा है। और जब हम उसको और हीट करते जा रहे हैं तो ग्लिसरॉल किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लिसरॉल इट कन्वर्ट्स टू, देयर इज समथिंग नोन एज acrolein. Okay, this acrolein is something which is poisonous. Yeah, this acrolein, this comes out in this blue smoke, जब हम ऑयल को स्मोकिंग पॉइंट के बाद हीट करते रहते हैं। और ये एक्रोलिन इट इरिटेट्स द आई, सो एक्रोलिन फॉर्मेशन इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। तो इसीलिए कहते हैं कि ऑयल को आपने अगर एक बार फ्राई करने के लिए यूज़ कर लिया तो उसको बार बार नहीं यूज़ करो। बाहर का खाना क्यों अनहेल्दी है, क्योंकि वो एक ही तेल की कढ़ाई में पूरे दिन भर के और पता नहीं अगले दिन के भी समोसे या भटूरे फ्राई कर रहे होते हैं, राइट। So which is why it is harmful to use your oil or fat for frying again and again, ठीक है। So this was about your smoking point, right, and this was about your this ये जो आपका why you should not use oil and fat again and again, it is because of this acrolein formation, right। दूसरी चीज, now we all know that frying obviously it gives nice texture to the food, right, it makes it crisp, but oil खाने में absorb भी होता है। हाँ जी तेजल, you want to say something? Tejal, Suma, you've raised your hand. Is there anything you want to say? Yeah. Sorry, ma'am. I was unmuted. I was muted. So, मैम पूछ रहा था कि आपने जो हाई स्मोकिंग पॉइंट का बताया, तो कैन यू जस्ट शेयर सम नेम्स ऑफ द ऑयल्स जिसका हाई स्मोकिंग पॉइंट है? सी नॉर्मली कहते हैं अगर आपको फ्राइंग के लिए यूज़ करना है, जैसे घी में लोग फ्राई कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल का हाई होता है, पर जैसे ऑलिव ऑयल का बहुत लो होता है, एवोकाडो ऑयल इन सब का भी लो होता है। तो ये तभी तो रॉ खाते हैं ना, इनको ज़्यादा हीट नहीं करते हैं। जो हम इंडियन कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं दे आर फाइन इनफ। अभी तो परांठे और ये सब कहते हैं कि यूजुअली अगर आप घी दो इट इज़ सैचुरेटेड, सो ओवरऑल ऑयल इनटेक का तो आपको ध्यान रखना ही है, बट ये हाई स्मोक पॉइंट के हैं तो इनको आप आराम से यूज़ कर सकते हो। फॉर दैट मैटर इवन मस्टर्ड ऑयल एंड ऑल यू कैन वेरी इजीली यूज़ फॉर फ्राइंग। ओके, थैंक यू मैम। They can be easily used. Sheila, you have a question? Or you want to ask something? अच्छा नहीं, okay. Ma'am, can we use this oil for frying for 2 days?
today and tomorrow? No, there is something also known as rancidity. You know, rancidity is something जब आप ऑयल को आप देखो, आप ज़रा सा यूज़ करो या ऑयल को रख दो तो थोड़ा स्मेल आने लग जाता है. So you know, rancidity is also something that is spoilage of fat, क्योंकि once you use the oil and you keep it, तो क्या होता है उस ऑयल में ना कुछ फूड पार्टिकल्स तो आ ही जाते हैं ना, है ना, कुछ रह जाते हैं. तो उन फूड पार्टिकल्स की वजह से द ऑयल स्टार्ट्स टू गेट रैंसिड. सो इसीलिए दो ऑन अ वेरी casual note and on a very otherwise not very officially, if I say, बहुत लोग यूज करते हैं. I have heard many people using it, but obviously I would suggest that अगर आपने एक ऑयल को इतनी सारी अगर पूड़ियाँ तल ली हैं, इतना यूज कर लिया है, तो यू शुड नॉट यूज इट अगेन. Again. बिकॉज फिर Thank आप you. अपनी कढ़ाई में ऑयल ही कम डालो ना. पूरी कढ़ाई भरने की क्या जरूरत है कि बाद में लगे कि इतना ज्यादा ऑयल वेस्ट हो गया, राइट? तो पहले After ही that, आप can you use it for any other preparation? Just after the preparation of the puri or it depends how many puris have you fried and how long has that oil been heated. It also depends on that. Now if I just fry 2 puris and if I turn off the gas, and on the other hand there are 10 people in my house and I'm using that oil to fry a lot of puris, तो वो तो भी स्मोक पॉइंट और ये सब तक तो रीच कर ही गया ऑलमोस्ट. इतना तो यूज हो ही गया. okay, thank you. It also depends. It's better Ma'am, to avoid using it again and again. So one should avoid using it. Okay. मैम मैम बात करो 1 मिनट. हाँ जी बोले. हाँ, जनरली ऐसा होता है कि ऑलिव ऑयल आप हीट नहीं कर सकते, ऐसा मैंने सुना है. हाँ, क्योंकि मतलब उसका स्मोक पॉइंट ड्रेसिंग कम के होता लिए. है. यस, क्योंकि नहीं उसका नहीं, स्मोक अच्छा, स्मोकिंग पॉइंट कम होता कम है होता है. इसलिए. हाँ, इसीलिए नहीं यूज करते ना कि वो एकदम से स्मोकिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा, तो उसको हीट नहीं करते लोग, उसको रॉ ही खाते हैं तभी. हाँ, अच्छा, ओके ओके ओके, थैंक यू. Welcome. So this was about now. Okay, now we've reached to rancidity. Now here they have mentioned rancidity. What it is basically your undesirable. वैसे मैंने कहा ना, फैट को अगर ऑयल को ज़्यादा देर अगर स्टोर करके रखोगे तो हीटेड फैट में चेंजेस आने लग जाए, थोड़ा स्मेल आने लग जाता है. उसको हम स्पॉइलेज को या अनडिजायरेबल चेंज को, इसको हम रैंसिडिटी कहते हैं. ठीक है. अब रैंसिडिटी से क्या होता है, क्योंकि वो जो ऑयल में फूड पार्टिकल्स है ना, सो देर आर सर्टन एंजाइम्स दैट आर प्रेजेंट इन द फूड में है, एंड देन इट इज एक्सपोज टू एयर एंड ऑल, इट इज एक्सपोज टू वाटर. क्योंकि खाने को जब आप डालते हो, खाने में कुछ तो वाटर कंटेंट होता है ना, पूरी में वाटर कंटेंट तो होता है ना. सो इसीलिए that these are the factors that actually lead to rancidity of fat. So इसीलिए when you are storing your fat, obviously you have to be careful कि अगर used fat को ज़्यादा करोगे तो उतना ज़्यादा rancid रहेगा. ठीक है. और रैंसिडिटी भी 2-3 टाइप्स की होती है. आई एम नॉट गोइंग इनटू मच डिटेल बिकॉज आई एम जस्ट स्टिकिंग टू द करिकुलम पार्ट, बट अदरवाइज सम लाइक आई सेड, द फैट उसको प्रॉपर स्टोर मॉइस्चर फ्री एयर टाइट में करते हैं, क्योंकि एक ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी भी होती है दैट व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द एयर एंड ऑल, तो उससे भी फैट एंड ऑल रैंसिड हो जाता है. ठीक है. एंड नॉर्मली व्हेन यू यूजिंग इट, क्या कहते हैं, आप जब यूज़ कर रहे हो तो अगर आप थोड़ा, आपका नॉर्मल ऑयल है, जैसे यू ऑलवेज ऐड सम फ्रेश फैट और फ्रेश ऑयल ड्यूरिंग स्टोरेज, और व्हेन द स्टोर्ड फैट इज टू बी रीयूज्ड, तो आप थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर सकते हो. बट हमेशा ये होता है कि आपने जो रीयूज्ड फैट है वो एक बार यूज़ किया, ज़्यादा यूज़ किया, तो उसको आप हटा दो. ठीक है. एंड जैसे मैंने कहा, द बेस्ट वे इज़ कि जितना आपको चाहिए है अपनी कढ़ाई में, कम से कम तेल में, कम से कम ऑयल में करो, सो दैट लार्ज अमाउंट ऑफ ऑयल इज़ नॉट यूज्ड एंड देन वेस्टेड. बिकॉज जितना ज़्यादा आप उसको हीट करोगे, तो फिर उतना ज़्यादा, जितना आपने ज़्यादा यूज़ किया, देन देयर इज़ नो पॉइंट स्टोरिंग दैट व्हेन इट हैज़ ऑलरेडी रीच्ड अ स्मोक पॉइंट. ठीक है. सो इसीलिए हमेशा इट्स बेटर कि अगर कोई ऑयल है, आप उसको, अगर ज़रा सा कुछ 1-2 चीज़ों के लिए यूज़ हुआ है, यू कैन यूज़ इट, बट देन द ड्यूरेशन ऑफ स्टोरेज शुड बी शॉर्ट. यू शुड इमीडिएटली यूज़ इट देन and not keep it for a very long time.
These are just general things about fats and oils. Then I'd like to also talk about your sugar and jaggery. Sugar, jaggery, honey. A very controversial thing sometimes I feel, because I come across a lot of people saying that we don't take white sugar but we take jaggery and honey, but that jaggery and honey has been used in like large amount. But I've again and again, that's what I repeat, that please, calorie wise, energy wise, they are the same. So we have to be very cautious when you're using your sugar, jaggery, and honey. Yes, jaggery has some nutrients. It as come pure white sugar is pure carbohydrate. Jaggery has some B vitamins. जैगरी में थोड़ा आयरन होता है क्योंकि वो जिस तरह बना होता है बस उसी से ही. बट अगेन इसका ये मतलब नहीं कितना भी लो. हनी हैज सम vitamins in it. Honey is at times act as a prebiotic also, so it can be used. It does give taste and flavor, but again one has to be very careful. And I don't need to tell, I think we all know that our sugar is basically made from your concentrated, it is nothing but your concentrated sugar juice, sugar cane juice only, उससे बनती है. पर जब हम बात करते हैं हमारे टाइप ऑफ शुगर की, यस देयर आर डिफरेंट टाइप्स. वन इज योर ग्रैन्युलेटेड शुगर, जो ग्रैन्युल्स जो चीनी के जो मिलते हैं, जो नॉर्मली हमें हमें घर पे जो यूज़ करते हैं, राइट. और जब इसको पाउडर कर देते हैं तो इसको हम कैस्टर शुगर कहते हैं. कैस्टर शुगर इज नथिंग बट इट इज जस्ट पाउडर्ड ग्रैन्युलेटेड शुगर. Then we have our icing sugar and your sugar cubes. Sugar cubes are also, if you go a lot of times in restaurants and all, hotels and all, या conferences में भी वो क्यूब के फॉर्म में दे देते हैं. वो कुछ नहीं होता, वो भी बस फाइन ग्रैन्युलेटेड शुगर होता है. वो फाइन ग्रैनुल्स बिल्कुल होते हैं जिसको they are given a shape of small squares, right. बट आइसिंग शुगर इज़ अ लिटिल डिफरेंट, बिकॉज आइसिंग शुगर जो हमारे बेक्ड आइटम में यूज़ होती है, उसमें क्या होता है, उसमें शुगर होता है, मतलब आपका कैस्टर शुगर, जिसको ग्रैनुअल्स को फाइनली ग्राइंड करके, और उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर मिक्सड होता है, ठीक है. तो इसको हम आइसिंग शुगर कहते हैं. तो आइसिंग शुगर जो होती है वो सिर्फ चीनी नहीं, पर चीनी में थोड़ा कॉर्नफ्लावर मिक्सड होता है. एंड देन वी हैव आवर जैगरी. अगेन जैगरी, I don't need to explain brown colored what it is. It is used as a sweetening, and there are different jaggery, dark, so light color, depending upon how much it is heated and how much it is solidified and all. Right. So these are different products of sugar that are available. Selection, yes, you have to be very careful क्योंकि खुली लोगे तो उसमें कंटामिनेशन ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं. बस ये ध्यान रखना है कि वो डर्ट या अडल्टरेटेड ना हो. And nutritive value, I've already explained that yes, nutritive sugar is pure carbohydrate. White sugar में carbs ही carbs होते हैं, carbs के अलावा और कुछ नहीं होता है. बट जैगरी और हमारे हनी में विटामिन्स, बी विटामिन्स, ये सब एक्स्ट्रा होते हैं. So that makes it a little better as compared to your white sugar. The other thing is, when you're storing your sugar and all, you have to be careful airtight हो, क्योंकि sugar is hygroscopic. Hygroscopic मतलब it can absorb moisture from the air. बाहर रखोगे, कभी भी आप रखो बाहर गर्मियों के मौसम में या बारिशों के मौसम में, तो इसको हाइग्रोस्कोपिक मतलब इसका होता है, इट इज हाइग्रोस्कोपिक, दैट इट अब्सॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. तो इसीलिए एयर टाइट कंटेनर्स में इसको स्टोर करना ज़रूरी होता है. देन what I'd like to focus more now on is our properties of sugar. Now sugar, this I've explained you what hygroscopic means, that it has a tendency to absorb water and get wet, right. तो sticky और moist हो जाती है. Sugar is soluble in water. We all know that. We all have used sugar at some point of time in dissolving it in our tea, नींबू पानी and XYZ things. But yes, there is something, जैसे जैसे आप ये ना एक्सपेरिमेंट स्कूल में सिखाया जाता है. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर, बट अगर आपको सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करनी है, आप टेम्परेचर इंक्रीज करते रहो. आपने क्या किया, वैसे भी देखो, चीनी को घोलना
नॉर्मल टेम्परेचर में ज़्यादा आसान होता है ना, और जितना जैसे मैंने एक ग्लास में 2 चम्मच चीनी घोली, डिज़ोल्व करी, एंड नाउ it is no more dissolving, but I want to dissolve more sugar in it. So what I do is I heat the water. जैसे जैसे उसको ज़्यादा गर्म करते जाऊंगी तो उसकी solubility increase होते जाएगी, और चीनी मिला सकती हूँ until a point will come where इससे ज़्यादा भी नहीं डिज़ोल्व हो पाएगी, चाहे मैं उसको और गर्म कर लूँ। वो सैचुरेशन होता है, सैचुरेटेड लिक्विड, पूरा सैचुरेटेड कि और नहीं डिजॉल्व हो सकती। सो सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इट इंक्रीजेज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज। जितना हम वो सोल्यूशन को या पानी को गर्म करते रहेंगे तो हम और चीनी मिला सकते हैं। देन योर सैचुरेटेड, अब जैसे मैंने बताया कि आपने एक लिक्विड बनाया जिसमें आपने जितनी चीनी घोल सकते थे आपने सारी डिजॉल्व कर ली, बट अब आप इस सैचुरेटेड सोल्यूशन को अगर आप ठंडा करोगे, सो व्हाट विल यू गेट? यू विल ऑब्वियसली गेट योर शुगर क्रिस्टल्स, क्रिस्टलाइन शुगर होगी, क्रिस्टलाइजेशन। सो दिस इज वेरी हेल्पफुल इन मेकिंग लड्डूज एंड कैंडीज। जैसे कैंडी कैसे बनती है, ये जो टॉफीज आती हैं ना, जो स्वीट मीठी टॉफीज कलरफुल, ये लिक्विड ही होता है, इसमें चीनी डाल के कलर डाल के इसको आप हीट करते रहो ताकि और मैक्सिमम डिजॉल्व हो सके। उसके बाद फिर आप इसको कूल करोगे तो धीरे धीरे क्रिस्टलाइज होने लग जाएगी, वो सॉलिडिफाई होने लग जाएगी, एंड जब हल्की गर्म हो तब आप उसको मोल्ड कर दो तो डिफरेंट शेप्स में बना सकते हो। दिस क्रिस्टलाइन कैंडीज दैट यू गेट, दे आर नथिंग, दे आर जस्ट शुगर एंड कलर इन देम, नथिंग एल्स। But there is a process that I'd like to tell you here is known as inversion. Now many times when if you see your jams and jellies and all, इसमें क्या होता है, चीनी डलती है, इसमें फ्रूट का पल्प होता है क्योंकि जिसमें पेक्टिन होता है ना, शुगर सोल्यूशन होता है। और जब भी अगर किसी ने जैम या जेली घर में बनाई हो तो उसमें हम क्या डालते हैं, जैम और जेली में थोड़ा एसिड डालते हैं। उससे क्या होता है, जैम कभी आप देखोगे तो वो सॉफ्ट, उसमें कोई शुगर डलती तो शुगर इतनी है पर क्रिस्टल नहीं बनते हैं उसके, है ना, बिकॉज इन द फॉर्म ऑफ एसिड। नाउ शुगर इज व्हाट? इट इज सुक्रोस, राइट? सुक्रोस किससे बनता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। बट क्या होता है जब हम एसिड डालते हैं, द शुगर इट कंप्लीटली इट डिजॉल्व्स इन वाटर, बट वो हाइड्रोलाइज थोड़ा ब्रेक हो जाती है पहले ही ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। इसको हम इन्वर्जन कहते हैं, मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज से सुक्रोज बन रहा है, सुक्रोज इज आर शुगर, वाइट शुगर। बट जब हम एसिड डालते हैं जैम बनाने में तो फिर क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है कि थोड़ा ये जो सुक्रोज है ये पहले ही ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बन जाता है, ठीक है। तो फिर ये जो शुगर जो सुक्रोज है ये ठंडा होकर तो क्रिस्टलाइजेशन नहीं होती है, ये प्रोसेस होता है इन्वर्जन का। सो दैट इज व्हाई व्हेनेवर जैम्स आर मेड, फ्रूट में थोड़ा पानी चीनी डालते हैं और थोड़ा सिट्रिक एसिड डलता है, सो दैट the invert sugar is formed. Sucrose, it gets partially broken down already into glucose and fructose. क्योंकि सुक्रोज जो सफ़ेद चीनी नॉर्मल चीनी सुक्रोज होता है तो वो क्रिस्टलाइज नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी ब्रेक डाउन होके इन्वर्जन के प्रोसेस से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो रहा है। सो दिस इज बेसिकली योर इन्वर्ट शुगर, दिस इज द प्रोसेस ऑफ इन्वर्जन जिससे क्रिस्टलाइजेशन प्रिवेंट होती है। Now, your uses of sugar are many. मीठा जैम डिजर्ट्स में, ड्रिंक्स में, एज अ प्रेजर्वेटिव, चॉकलेट, आइसिंग के लिए, बिस्किट्स, बहुत चीज़ों में यूज़ हो सकते हैं। एंड आई डोंट नीड टू रियली talk about how it can lead to diseases. There is so much of awareness now, so my suggestion to everybody that yes, we should not have sugar. Please avoid it as much as you can. Don't even get it in the house because there are other sources of carbohydrates. लेना है तो कार्ब्स रोटी के फॉर्म में ले लो, एटलीस्ट उसमें आपको और न्यूट्रिएंट्स तो मिल रहे हैं। शुगर इज ऑन प्योर कार्बोहाइड्रेट विद नो अदर न्यूट्रिएंट, एंड विद time in today's world anyways the physical activity is going down, so why to have extra calories, right? Why to add on to this burden of diseases? So that's it from my side. Okay, there's something known as artificial sweeteners. There's a very small para given here, but it is a very vast field because yes, there was a time when saccharin, aspartame, kitni zyada
ये टॉक्स और यूज में थी, फिर उसके बाद बट अब there has been a recent WHO document which says that yes, they are harmful if taken in large quantities. They have mentioned in that document, you know, the quantities which are permissible, but उससे ज़्यादा लोगे तो it does lead to cancer and rather obesity and obesity related diseases. And धीरे धीरे अब फिर टाइम आया स्टीविया का. स्टीविया, again, stevia is a natural sweetener, right? Natural but low cal sweetener because stevia is made from a plant, stevia plant. तो इसलिए उसका थोड़ा आफ्टर टेस्ट भी है. तो स्टीविया कुछ हद तक यूज़ हो सकता है. आजकल तो बहुत एक और चीज़ आई हुई है, मोंग फ्रूट. You know, that is also a very sweet fruit. Uska bhi powder, but that's expensive. That's not readily available. But stevia to is very commonly available. But at the same time, if you're having any artificial sweetener, so that also has to be used with caution. I'd like to stop here. Any questions, any doubts anybody has? So we can take up that. If not, Sonali.